हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूँ मैं फिजिक्स का एक टॉपिक मैकेनिक्स, जिसका सब टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, और इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवेज एग्जाम। ठीक है, आरआरबी के थ्रू, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जितने भी पहले के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस एनर्जी टॉपिक से, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप चाहे रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही हमारे चैनल में और भी इस तरह के वीडियोज़ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ एक टर्म आ रहा है एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, क्षमता, हमारे बॉडी में कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी वर्क करने की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में हम लोग देखते हैं ना चार्ज कितनी है। मान लो 51% चार्ज है, मतलब इसमें हाफ एनर्जी है। ठीक है, हाफ से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे चार्ज पूरे 100% कर देते हैं, यानी कि ये फुल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो अगर ये इसके बॉडी में फुल एनर्जी है, मतलब ये फुल वर्क कर सकता है, 100% वर्क कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी को हम क्या डिफाइन करते हैं? एनर्जी को डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, वर्क करने की जो क्षमता होती है, वर्क करने की जो एबिलिटी, कैपेबिलिटी होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी की ऐसा यूनिट के बारे में बात की जाए तो एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का ऐसा यूनिट सेम होता है, दैट इज जूल। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट हो गया जूल। एनर्जी का CGS यूनिट अगर पूछा जाए तो ये होगा अर्ग। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी याद रखो, एबिलिटी टू डू वर्क, SI यूनिट इसकी जूल है, CGS यूनिट अर्ग है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ठीक है, अब एनर्जी के टाइप्स के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर फूड चाहिए, ठीक है, तो फूड में कौन सा एनर्जी होगा? केमिकल एनर्जी होगा। और केमिकल एनर्जी फिर क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि हम लोग फूड खाते हैं और फूड खाने के बाद फिर हम वर्क करने लगते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो फूड में जो केमिकल एनर्जी है ना, वो मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे फैन, हमारे घर में जो पंखे हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फिर क्या करता है? फैन को गोल गोल घुमाने लगता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ जिससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो 2 टाइप्स के बॉडीज में रहते हैं, मतलब जो बॉडी मोशन में है, जो मूव कर रहा है, जो घूम फिर रहा है, जो चल रहा है। ठीक है, इस तरह के बॉडी में एक मैकेनिकल एनर्जी होता है, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी उसमें होगा जो बॉडी रेस्ट में है, मतलब जो वो घूम नहीं रहा है, वो एक जगह पर स्थिर है। ठीक है, तो अब जो मोशन वाला मैकेनिकल एनर्जी है, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी है जो उस तरह के बॉडी में होता है जो बॉडी मोशंस में होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई ऐसी बॉडी जो रेस्ट में है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसमें कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये 2 एनर्जीज के बारे में, मतलब मैकेनिकल और काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। विच एनर्जी ऑफ द विंड डज विंडमिल यूज? ठीक है, आपने विंडमिल का फोटो या विंडमिल कहीं देखा होगा। ठीक है, ऐसे ये विंडमिल होता है जो गोल गोल ऐसे घूमता है। ठीक है, और इसके गोल घूमने से क्या होता है, फिर इसमें वायर्स कनेक्टेड रहते हैं, डायनमो यानी कि जनरेटर रहता है, और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है, बिजली जो है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो विंडमिल में जो मूवमेंट ऑफ विंड हो रही है, ठीक है, वो किसके वजह से, कौन सी एनर्जी होगी? थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी? ठीक है, अब देख सकते हो ये क्वेश्चन NTPC 2021 शिफ्ट 2 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों है, अभी मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी ऐसे बॉडी में होंगे जो मोशन में हो। तो विंड मिल क्या करता है, विंड मिल विंड के वजह से, हवा के वजह से गोल गोल घूमता है, यानी कि ये मोशन में होता है। तो अगर ये मोशन में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। थर्मल एनर्जी किसमें होगा, जिसमें हीट हो, ऐसे बॉडी जो हॉट बॉडीज है उनमें थर्मल एनर्जी होगा। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी सेम हुआ, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम वाटर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल पावर, मतलब विंड के वजह से, हवा के वजह से ये गोल गोल घूमता है और इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में चेंज कर देता है, ठीक है। आगे चलो हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग से के ऊपर से, छत से अगर मैंने यहाँ से एक स्टोन फेंक दिया, एक पत्थर नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऊपर पे एकदम टॉप पे खड़ा है, ठीक है, ये पत्थर, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। अभी रेस्ट पे, अभी पत्थर गिर नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आने लगेगा ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी और क्या बढ़ने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, ज्यादा होने लगेगी जैसे जैसे वो स्टोन नीचे आएगा। फिर जैसे ही वो नीचे आके फॉल कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर में काइनेटिक एनर्जी जीरो था। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जब यहाँ मान लो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अदर तरह की रुकावट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है, इन दोनों का सम होता है, वो क्या होगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑप्शन डी। मतलब यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी सेम बीच में भी आएगी, सेम नीचे भी आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड होता है, ठीक है, याद रखना ये, अगर कोई और हिंड्रेंस वहां नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव्स। अब सिंपल क्वेश्चन है, जैसा भी मैंने डिस्कशन किया कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनमें कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल या थर्मल, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। देख सकते हो एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश पार्टिकल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो स्टेट्स के मैटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं ना, एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। अब ये किस चीज से बना है, तो हमें पता है ये मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स की अगर अरेंजमेंट देखूं मैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखूं तो सॉलिड बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिक्विड थोड़ा फार अवे है और गैसेस काफी दूर है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब एक और चीज मैं बता दूं, जो एटम्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल्स है, मैटर जिससे बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर वो रुक गए, अगर मोशन रुक गया तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते हैं। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है, अब आप देख के ही अंदाजा लगा लो, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगी, गैसेस में होगी। क्यों, क्योंकि इनके पास स्पेस है, ठीक है, घूमने के लिए हमें जगह चाहिए ना। अगर एक रूम में, एक छोटे से रूम में अगर हम लोग 20 लोग खड़े हैं तो क्या अच्छे से मूव कर पाएंगे, नहीं, बहुत ही कंजेस्टेड होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही सॉलिड के पास एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिनके वजह से मूवमेंट तो होती है लेकिन काफी कम मूवमेंट होती है, ठीक है, कम मोशन होती है। उसके बाद लिक्विड्स के केस में थोड़ा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होगा, थोड़ा ज्यादा मोशन होगा। और वही गैसेस के केस में सबसे ज्यादा मोशन होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा स्पेस है ना, ये इजीली घूम सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एनर्जी इज इन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, ठीक है, कौन से एनर्जी के फॉर्म में वाटर डैम में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज के बारे में बता दूं, मैं बताती हूँ आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है।
अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कशन किया कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक और दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक मतलब जो मोशन में हो, मोशन वाले बॉडी में, और पोटेंशियल मतलब जो रेस्ट वाले बॉडी में हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बॉडीज में होंगे जो बॉडी को किसी हाइट पे रखा गया है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर अगर मान लो हम सब खड़े हैं तो यानी कि हमारे बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। या तो अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस को ऊपर, जैसे अगर हमारे घर में अगर कोई शेल्फ है, ठीक है, बुक शेल्फ है, तो सबसे ऊपर वाले रेक में मैं एक बुक रख रही हूँ या इसमें रख रही हूँ या कहीं पे भी रख रही हूँ, तो बुक को अगर सर्टेन हाइट से मैं रेज कर रही हूँ तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगा? ये होगा पोजिशन के वजह से, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये किसके वजह से होगा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पता ना, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं नॉर्मल केस में रखूं तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर इसे मैं खींच दूं दोनों तरफ से तो ये कुछ ऐसा फैल जाएगा, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? ये क्या करना चाहेगा? ये वापस अपने ओरिजिनल शेप या साइज के फॉर्म में आना चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली जो बो एंड एरो, जो तीर धनुष होता है, ठीक है, तो तीर धनुष में हम लोग क्या करते हैं? इस धनुष को, ये जो तीर है, इस धनुष के ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो धागा होता है, उसे खींच कर फिर इसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा खींचोगे उतना ये बेंड होगा और उतना ज्यादा ये आगे तीर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें क्या चेंज किया? हमने इसमें शेप चेंज किया, शेप या तो साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से पोजेस होगा बॉडी में? अगर उसकी शेप या साइज चेंज की जा रही है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, कितने हाइट से उसे रेज किया जा रहा है। तो ये है कि वाटर स्टोर्ड इन द डैम, डैम में अगर पानी स्टोर्ड है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है अभी, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। आप देख सकते हो ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें ये पूछा गया, एक न्यूमेरिकल है ये, 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ इन अ हाउस, ठीक है। मतलब जैसे हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें कभी आप देखना तो उसमें ये लिखा रहता है कि कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किया है पूरे महीने में, ठीक है। तो जूल में बताया गया है ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एक घर का बताया गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने उन्होंने कंज्यूम किया एक महीने में, तो दैट इज 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हाउ मच दिस एनर्जी इज इन द यूनिट। अब यूनिट में कौन सी यूनिट की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कमर्शियल यूनिट के बारे में, ठीक है। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट मतलब जिस यूनिट में हम बिजली खरीदते हैं, ठीक है, करंट खरीदते हैं, तो ये कौन सी यूनिट है? ये है किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट आवर। तो अब मैं बता दूं 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इस जूल को कन्वर्ट करना है, इस जूल को कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में, तब हमें पता चलेगा कि कितने यूनिट हमने कंज्यूम किया है। तो हम लोग क्या करेंगे? किलो वॉट आवर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इस 900 इंटू 10 टू द पावर 6 को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किलो वॉट आवर में, ठीक है। तो इसे कैंसिल करो, कैंसिल करने पे आंसर आएगा 250 किलो वॉट आवर या 250 यूनिट्स भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। अब देखो मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया था कि एक स्प्रिंग है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। अब इस नॉर्मल स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग अब ये है, तो मतलब ये क्या होगा? ये जो इसके टर्निंग्स हैं वो एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाएंगे। अब अगर इस स्प्रिंग को इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक
स्प्रिंग है उसे तुम नॉर्मली था वो, लेकिन उसे कंप्रेस कर दिए, मतलब दोनों तरफ से ऐसे फोर्स अप्लाई करके उसे साइज छोटा कर दिए, तो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो चाहेगा इधर और इधर मूव करने का, मतलब वो वापस चाहेगा कि मैं अपने नॉर्मल स्टेट में चले जाऊं। ठीक है, तो जब मैं उसे प्रेस करके ऐसे छोटे साइज में यानी कि कंप्रेस्ड साइज में उसे ले आई तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। लेकिन जैसे ही फिर मैंने इसे रिलीज किया, देखो लिखा हुआ भी व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज्ड, तो फिर इसका जो अब ये क्या करने लगेगा, रिलीज होने पे ये मूव करने लगेगा, उछलने लगेगा, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, मतलब ये तीनों पे डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, अगर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाए, जैसे अगर हम लोग दूसरे प्लैनेट्स में चले जाएं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट अगर बढ़ा दे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, हाइट। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विथ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट पे कौन डिपेंड करता है, तो अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया ना कि हाइट पे कौन डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक तो डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर भी नहीं, केमिकल भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू पोजीशन एंड शेप। ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन किया था ना कि पोजीशन और शेप की वजह से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो आप इसे कमेंट कर कर बताएं हमें। ठीक है, कमेंट कर कर बताएं कि कौन सी एनर्जी होगी जो पोजीशन और शेप के वजह से वेरी करती है। ठीक है, लैटेंट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है आरआरबी के थ्रू। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को और भी इस तरह के वीडियोस के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।